बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। कल ARY के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट नईम अशरफ भट्ट साहब ने एक स्टोरी दी। उस स्टोरी पर हम आज तक हैरान थे कि इतनी अहम स्टोरी पर कोई रद्द-ए-अमल क्यों नहीं आया। दोनों अतराफ़ से रद्द-ए-अमल का इंतज़ार था, एक अलीमा ख़ान साहबा की जानिब से भी और एक वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब की जानिब से भी। आज हलीमा ख़ान साहबा ने तो इस पर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दिया और सोहेल आफरीदी साहब का मौक़िफ़ क्या है ये मैं आपको इस वीलॉग में बयान कर देता हूँ कि वो इस पर क्या कहते हैं। लेकिन इस पर आने से पहले मैं सिर्फ रिमाइंड करा दूँ आपको कि स्टोरी क्या थी। नईम अशरफ भट्ट साहब जो ARY के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने ये खबर दी कि अलीमा ख़ान और सोहेल आफरीदी की वफाक की एक अहम शख्सियत के साथ मुलाकात हुई है और फिर उन्होंने स्पेसिफ़िक बताते हुए कहा कि आखिरी मुलाकात जो है वो ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात चंद रोज़ पहले फाटा हाउस में हुई थी। ये मुलाकात फाटा हाउस में हुई, यानी ये भी बता दिया किसी की लोकेशन क्या है, ये मुलाकात कहाँ हुई है। फिर वो कहते हैं कि मुलाकात के दौरान कहा गया कि इमरान खान से मुलाकात ना होने दी जाए तो बाहमी ताउन आसान हो सकता है। ये किसने कहा? ये अलीमा ख़ान और सोहेल आफरीदी साहब ने कहा, बकौल नईम अशरफ भट्ट साहब के, कि अलीमा ख़ान और सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि इमरान खान से मुलाकातें ना होने दी जाएँ, क्योंकि अगर मुलाकातें नहीं होंगी तो हमारा आपसे मामला तय करना आसान रहेगा, क्योंकि अगर मुलाकातें होती हैं तो फिर इमरान खान की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, फिर हमें उस पर अमल दरामद करना पड़ता है, फिर माहौल ख़राब हो जाता है और फिर बातचीत आगे नहीं बढ़ पाती। तो अगर बातचीत को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि मुलाकातें इसी तरह से नहीं होनी चाहिए, यानी मुलाकातों का ना होना जारी रहे। ये नईम अशरफ भट्ट साहब ने दावा किया। फिर उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की जो अपनी फैमिली से पिछले 2 हफ्ते से मुलाकात नहीं हुई, उसकी वजह भी यही है कि अलीमा ख़ान साहबा और सोहेल आफरीदी साहब ने कहा था कि बुशरा बीबी की भी मुलाकातें बंद कराई जाएँ, क्योंकि उसके नतीजे में बुशरा बीबी की बहन के ज़रिए बाहर जो चीज़ें आती हैं उससे भी माहौल ख़राब होता है। यानी उनकी बेटी अपनी जो है वो अपनी खाला को बताती है और मरियम भट्टू जो हैं खाला, वो इस पर ट्वीट करती हैं, चीज़ें ख़राब होती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो मुलाकातें बुशरा बीबी की अपनी फैमिली के साथ नहीं हो रही, उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि अलीमा ख़ान और सोहेल आफरीदी साहब ने अहम सरकारी शख्सियत से कहा है कि ये मुलाकातें बंद रहनी चाहिए। ये ख़बर थी, ज़ाहिर है तहलका खेज़ ख़बर थी, एक खुफिया मुलाकात के हवाले से। लेकिन इस पर अलीमा ख़ान साहबा जो हैं, उन्होंने आज जब वो अडयाला जेल आईं तो उन्होंने उनसे इस स्टोरी के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि ARY को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, ये झूठ बोला गया है, झूठी स्टोरी है। और उन्होंने कहा कि नईम अशरफ भट्ट को ये स्टोरी फीड की गई है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। और उन्होंने कहा कि ये स्टोरी जो है वो अपने ख़ास मकासद के लिए फीड की जाती है, इस तरह की स्टोरीज़, और इसलिए ये जो ARY को भी माफ़ी मांगनी चाहिए और नईम अशरफ भट्ट को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि भट्ट ने पहले भी ऐसी ख़बरें की हैं, पहले भी ऐसी स्टोरियाँ देता है और भट्ट जो है वो फीड शुदा ख़बरें देता है वगैरह वगैरह। तो अलीमा ख़ान साहबा ने नईम अशरफ भट्ट को तनकीद का निशाना बनाया और ARY के बारे में भी कहा कि बड़ा अच्छा चैनल ये हुआ करता था और इनकी मजबूरियां हैं, इस मजबूरियों की वजह से वो इस तरह की बातें करते हैं, ख़बरें देते हैं, तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। नईम अशरफ भट्ट ने अपनी स्टोरी में ये भी कहा था कि इस ताउन के नतीजे में जो सोहेल आफरीदी साहब कर रहे हैं, इस ताउन के नतीजे में उनके ख़िलाफ़ चालान भी जमा नहीं हुआ। जो उन पर रेडियो पाकिस्तान का केस था, 9 मई का केस था, तो हालांकि वो चालान मौजूद है लेकिन उनके ख़िलाफ़ वो चालान जमा नहीं हुआ। तो इससे भी अंदाज़ा होता है कि उनको फेवर दी जा रही है, क्योंकि वो भी फेवर दे रहे हैं सिस्टम को। उनकी स्टोरी में ये भी कहा गया कि सोहेल आफरीदी अडयाला जेल भी मुलाकात करने के लिए इमरान खान से 2 हफ्ते से नहीं गए। तो इसकी वजह भी यही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं या अहम सरकारी शख्सियात के साथ राब्ते में हैं और इसी वजह से वो अडयाला जेल भी नहीं जा रहे। तो ये पूरी स्टोरी नईम अशरफ भट्ट की थी, इस पर अलीमा ख़ान ने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया। लेकिन चूँकि मौक़िफ़ चीफ़ मिनिस्टर का नहीं आया था, मेरे इल्म में ये बात आई है कि कल पार्टी की एक ऑफिशियल मीटिंग में, किसी कमेटी की मीटिंग में ये बात डिस्कस हुई पार्टी की तरफ से कि भाई ये मुलाकात का क्या मामला है। नईम अशरफ भट्ट की स्टोरी जो है वो पार्टी की एक मीटिंग में डिस्कस की गई और पार्टी की लीडरशिप की तरफ से ये मुतालबा किया गया कि सोहेल आफरीदी साहब को इस पर अपना मौक़िफ़ देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीडिया में स्टोरी डिस्कस हो रही है और डील का तासुर जा रहा है। तो इस पर सोहेल आफरीदी साहब को
अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहिए, ऑफिशियल मौक़िफ़, सरकारी मौक़िफ़ देना चाहिए। ये कल मीटिंग के अंदर बात हुई थी, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा मौक़िफ़ नहीं आया। तो फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की शफ़ीउल्लाह जान साहब से, जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है हुकूमत के। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका इस पर सरकारी मौक़िफ़ क्या है, ऑफिशियल मौक़िफ़ क्या है। तो उन्होंने कहा कि कौन सी स्टोरी, जो मैंने कहा नईम अशरफ भट्ट की स्टोरी। उन्होंने कहा कि वो तो फेक है, नईम अशरफ भट्ट की स्टोरी बिल्कुल फेक है, हमारा ये ऑफिशियल मौक़िफ़ है। तो सीएम खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का भी इस पर मौक़िफ़ ये सामने आया है कि ये स्टोरी बिल्कुल फेक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये उनका मौक़िफ़ है। अब अगर स्टोरी सही भी होती तो यानी मुझे नहीं पता, ज़ाहिर है तो उनका मौक़िफ़ है, मैं तो नहीं कह सकता, मैंने नहीं इसको चेक किया कि ये स्टोरी सही है या गलत है। लेकिन अगर वाकई मुलाकात हुई होती तो क्या मौक़िफ़ होता मुझे नहीं मालूम, सच्ची बात यह है। यानी असल बात यह है कि अगर जिन लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि मुलाकात हुई है, वो तरदीद कर रहे हैं, दोनों ही शख्सियात तरदीद कर रही हैं, तो जाहिर है फिर इस पर दोबारा शायद मौक़िफ़ आ जाए नईम अशरफ भट्ट साहब का, और वो बताएं कि वो इस तरदीद के बारे में क्या कहते हैं। यानी तरदीद को वो कबूल करते हैं या उसके नतीजे में फिर और शवाहिद सामने रखते हैं और वो कहते हैं, या दो ही चीज़ होती है ना, तरदीद के बाद आप तरदीद छाप देते हैं और कहते हैं कि जी उनका ये मौक़िफ़ सामने आया, हम अपनी स्टोरी वापस लेते हैं, या फिर आप कहते हैं कि नहीं जी उनका ये मौक़िफ़ सामने आया है या हम उनका मौक़िफ़ छाप रहे हैं, लेकिन मैं अपनी स्टोरी पर कायम हूँ, ये मुलाकात हुई है, बल्कि मैं आपके साथ मज़ीद मालूमात भी शेयर कर देता हूँ। तो अब देखना यह है कि नईम अशरफ भट्ट साहब इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। जहाँ तक बात है रिहाई फ़ोर्स की, तो रिहाई फ़ोर्स के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट पार्टी के अंदर नज़र नहीं आ रही। एक बड़ी वजह तो उसकी यह है कि सुहेल आफरीदी साहब के अलावा पार्टी के अंदर कोई भी इस ख्याल का हामी दिखाई नहीं देता। मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि जब ये आइडिया डिस्कस हुआ पार्टी के अंदर, इस पर बहुत लहदे हुई, बड़ी बात हुई कि भाई ये क्यों किया जा रहा है और किससे मशवरे से हुआ है, किससे मुशावरत की गई है, इसका मकसद क्या है। इस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ, कहा गया कि बाकी जो विंग्स हैं वो सारे डिसार्ट हो जाएंगे। वो विंग्स आज तक जो मारे खा रहे हैं, इंसाफ यूथ विंग है, जो माइनॉरिटी विंग है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है, ये सारे लोग मारे खा रहे हैं, लेकिन बाहर खड़े हुए हैं क्योंकि इनकी रिकग्निशन होती है। तो एक नई फोर्स बन जाएगी तो इनकी तो रिकग्निशन ही नहीं होगी, तो इनकी रिकग्निशन नहीं हो जाएगी, इनकी कुर्बानियों को भुला दिया जाएगा, तो इससे क्या इससे हासिल कुछ भी नहीं होगा। तो पार्टी के अंदर इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म किया गया। अब लेकिन सुहेल आफरीदी से पीछे भी नहीं हट सकते। अब सुहेल आफरीदी क्या कर रहे हैं, जो मेरे इल्म में आया है वो ये है, जो मैंने दाएं बाएं से चेक किया है, कि ईद के बाद इस पर जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लॉन्चिंग होगी, शायद सुहेल आफरीदी ख़ुद वो लॉन्च करें, और लॉन्चिंग के बाद क्या होगा कि मेंबरशिप का आगाज़ हो जाएगा। जो तंजीम साजी है या मेंबरशिप है उसका आगाज़ हो जाएगा, कहा जाएगा कि आप मेंबरशिप करें। फिर वो ज़ाहिर है उस पर डेस्क लगेंगे, मुख्तलिफ़ जगहों पर डेस्क लगा दिए जाएंगे, फिर वो मेंबरशिप शुरू हो जाएगी। फिर वो कोई एक फ़िगर है पार्टी के जहन में कि कोई लाख एक बंदा जब इस मेंबरशिप को ज्वाइन कर लेगा, मेंबर बन जाएगा रिहाई फ़ोर्स का, और उसमें अमन का लफ्ज़ ऐड किया जा रहा है, रिहाई फ़ोर्स या रिहाई अमन फ़ोर्स। बहरहाल उसमें इमरान खान रिहाई अमन फ़ोर्स इस तरह का नाम बनाया जा रहा है, अमन का लफ्ज़ डाला जा रहा है ताकि कोई बहाम न रहे। तो इस सब को करने के बाद जब कोई 1 लाख के करीब फिगर पार्टी के जहन में यह है कि जब हो जाएगा तो फिर हम अगली स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि अब इसके साथ क्या करना है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है पार्टी के कई लोगों से बात करने के बाद कि रिहाई फ़ोर्स सिर्फ एक टाइम गुजारने का तरीका है। ये रिहाई फ़ोर्स अमली तौर पर कुछ भी करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ चूँकि पार्टी के ऊपर बहुत दबाव है, पार्टी के ऊपर बड़ा दबाव है कारकुनों का कि कुछ करें, इमरान खान के लिए निकलें, इमरान खान रिहा कराएं, तो उस दबाव को टैकल करने के लिए ये भी एक ट्रक की बत्ती है। यानी एक ट्रक की बत्ती तो हुआ ना जिसके पीछे हुकूमत ने या एस्टैब्लिशमेंट ने लगाया हुआ है कि हाँ हो रही है, बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, इमरान खान रिहा हो जाएंगे वगैरह वगैरह। एक तो ट्रक की बत्ती वो है, लेकिन दूसरी ट्रक की बत्ती क्या है जो पार्टी के लोग कारकुनों को लगा रहे हैं कि देखो अमन फोर्स बना रहे हैं, देखो इमरान खान की रिहाई के लिए निकलेंगे, देखो ये कर देंगे वो कर देंगे। जबकि इस रिहाई फोर्स से करना क्या है या इससे करवाना क्या है, ये किसी के जहन में नहीं है कि क्या होगा, इमरान खान को ये रिहाई फोर्स क्या करेगी। वो जो हमारे दोस्त राना अजीम साहब कहते हैं कि जी आप वो छत पे चढ़ के दीवार के साथ सीढ़ी लगा के इमरान खान को रिहा करके लाने का मंसूबा बना लिया गया है, तो क्या वो करेंगे। ये रिहाई फोर्स जाएगी, 1.5-2 लाख बंदा जाएगा, सीढ़ियाँ चढ़ेगा या सीढ़ी लगाएगा, दीवार क्रॉस करेगा, अंदर से जाकर दरवाज़ा खोलेगा, इमरान खान को ज़बरदस्ती निकाल के ले आएंगे। तो ये तो नहीं हो सकता।
तो ये रिहाई फोर्स ने क्या करना है, और जो रिहाई फोर्स ने करना है तो वो तो ऑलरेडी फिर आप कर सकते हैं। पार्टी मैंने आपको बताया था कि सोहेल आफरीदी साहब ने पिछले दिनों कहा है कि 4-5 लाख बंदा लेकर मैं निकलने के लिए तैयार हूँ। यानी कोई नए अफराद तो नहीं होंगे, ये वही होंगे ना जो ऑलरेडी किसी और तंजीम का मेंबर हैं, यानी या वो इंसाफ यूथ विंग के मेंबर होंगे, या वो जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है उसके मेंबर होंगे, या किसी माइनॉरिटी विंग के होंगे, या किसी और के होंगे तो पार्टी के ही ना, वो तब भी तो अपनी अपनी कैपेसिटी में आ सकते हैं। तो ये नई रिहाई फोर्स जो है ये सिर्फ पार्टी की तरफ से एक एक्टिविटी दिखाने के लिए है कि देखो जी हम ये कर रहे हैं, देखो रिहाई फोर्स बन रही है, देखो मेंबरशिप हो रही है। इससे बढ़कर मुझे इसमें से कुछ भी बरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा, पार्टी के अंदर इस पर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ राय है, और जाहिर है जब पार्टी जमहूरियत होती है तो फिर मुशावरत से फैसले होते हैं। चूँकि ये फैसला मुशावरत से नहीं हुआ तो इसलिए पार्टी के बड़े साथ नहीं हैं, पार्टी के बड़े इसके साथ नहीं हैं, तो इसलिए इससे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं की जा रही। इमरान खान ने रिहा होना है तो जाहिर है वो दबाव तो चाहिए, उसके लिए मुज़ाकरात तभी होंगे ना, कोई भी मुज़ाकरात करेगा जब दबाव आएगा। लेकिन क्या इस रिहाई फोर्स को इमरान खान पर दबाव डालने के लिए तैयार किया जाएगा, या उसका कोई मंसूबा भी जहन में है? मेरा ख्याल है कि अभी तक पार्टी के पास कोई मंसूबा नहीं है कि इस रिहाई फोर्स को कैसे यूटिलाइज़ करना है इमरान खान को रिहाई करवाने के लिए। जहाँ तक बैरिस्टर गौहर की बात है, बैरिस्टर गौहर इस वक्त बिल्कुल खामोश और दिलबर्दाश्ता दिखाई देते हैं इमरान खान की रिहाई के लिए। उन्होंने अपने तौर पर, सही या गलत उस बहस में मैं नहीं जाता कि वो कामयाब होने वाली थी या नहीं होने वाली थी, लेकिन वो हर सतह पर मुज़ाकरात का हिस्सा रहे। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो ऐन मुमकिन है कई मरतबा इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल भी हो गए हों, कई मरतबा उन्हें धोखा भी मिला हो, यानी कई मरतबा उन्हें लगा हो कि वो वाकई इमरान खान को रिहा कराने के करीब पहुँच गए, जबकि पीछे ऐसा कुछ हो ही ना। क्योंकि बहरहाल जहाँ तक मैं इस्टेब्लिशमेंट और मुक़्तदरा की चीज़ों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, वो ये है कि इमरान खान को सिर्फ इंगेज करने की बात की जा रही है कि बस इंगेज करके रखो, इमरान खान को लगे कि वो रिहा हो जाएंगे या उनको रिलीफ मिल जाएगा तो उन्हें लगने दो। इमरान खान को महसूस कराओ कि हाँ उनके लिए कुछ हो रहा है, एफर्ट हो रही है। तो अगर इमरान खान ये महसूस करें या उन्हें लगे कि उनके लिए बेहतरी हो रही है तो उन्हें लगने दो, लगने में क्या हर्ज है। तो फिर वो जो वक्त आएगा कि जब उनको लगेगा कि उनके साथ धोखा हो गया है तो फिर तब की तब देखी जाएगी। तो मुझे मुक़्तदरा की जो हिकमत अमली है वो भी ये दिखाई देती है कि इमरान खान को रिलीफ कोई नहीं देना इन हालात में या इन शराइत पर जो इमरान खान कहते हैं। हाँ, वो शराइत जो इमरान खान के साथ जो है वो जो जिन पर इमरान खान राज़ी हैं वो फिर अगर हों तो वो अलग बात है। वो वैसे मैं अगले वीलॉग में आपके साथ ज़रा डिटेल से डिस्कस करूँगा कि अब तक जो इमरान खान के साथ बातचीत हुई है उसमें कॉमन पॉइंट्स कौन से तय हो गए थे और कहाँ पर इख्तलाफ राय मौजूद था। कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा अगले वीलॉग में, और आपको बताऊँगा कि इमरान खान जो है वो इमरान खान की कहाँ, यानी कौन कौन सी ऑफ़र्स इमरान खान के पास मौजूद थी, और कुछ चीज़ों पर इत्तफाक़ राय भी हो गया था, लेकिन बुनियादी 1-2 चीज़ें जो इमरान खान चाहते हैं उस पर इत्तफाक़ राय नहीं हो सका था। उसकी स्टोरी तो मैं आपके साथ अगले वीलॉग में शेयर करूँगा। मैं इस वीडियो को मुख्तसर रखते हुए बस 1-2 चीज़ें और आपको बता दूँ, और वो ये है, एक तो नैब के वो जो मरीम नवाज़ साहिबा वाली ख़बर कल से चल रही है, मैं उस पर बात कर नहीं सका था क्योंकि आज भी नहीं करूँगा तो फिर और लेट हो जाएगी। ये जो नैब है, ये नैब क्या है बेसिकली, देखिए मैं इस बारे में बड़ा क्लियर हूँ। नैब आवाम के पैसों से चलने वाला एक ऐसा इदारा है जो सिर्फ सियासतदानों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका और कोई काम नहीं है। बाजू मरोड़ने के लिए, केसेस बनाने के लिए, बातें मनवाने के लिए, जेलें दिखाने के लिए और उनके तैयार करने के लिए, राज़ी करने के लिए कि भाई बात मान जाओ वरना ये जेल है तुम्हारे सामने। तो ये एक इदारा है जो सियासतदानों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल होता है। और अब ख़बर यह है कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के जो ख़िलाफ़ चौधरी शुगर मिल्स इंक्वायरी है वो बंद करने के लिए नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। नैब ने अदालत से कहा है कि करप्शन के इनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिले। तो फिर इनसे कोई पूछे कि इतने साल तक तुमने एक शख्स की इज़्ज़त का फालूदा बनाया और उसे की इज़्ज़त को नीलाम किया, क्यों किया? ये केस बनाने वाले अफसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई तो करें। वो कि जिन्होंने केस बनाया था, जिन्होंने इनको जेलों में डाला, जिन्होंने इनको ज़हनी अजियत दी, आज वो कह रहे हैं कि नहीं जी कोई केस सबूत नहीं मिला। तो शर्म आनी चाहिए अगर फिर सबूत नहीं मिला, फिर केस बनाए क्यों थे? ये क्या घटियापन है कि आप केस बनाएं और बेशर्मों की तरह 6 साल बाद कह दें कि जी कोई सबूत नहीं मिला, केस बंद कर दें। तो कम से कम ऐसे लोगों को पकड़ के लित्तर तो मारने चाहिए ना कि भाई तुम सरकार हो, तुम आवाम के पैसे से तनख्वाह खाते हो, तुम्हें जब दिल करता है केस बना देते हो किसी के ऊपर।
या तो उस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाओ, और अगर नहीं पहुँचा सकते मंतकी अंजाम तक तो फिर शर्म करो और ओहदा छोड़ दो कि 6 साल बाद आप कह रहे हैं कि जी केस साबित नहीं हुआ और माफ़ कर दें और इनको भी जाने दें, गलती हो गई, कोई केस नहीं बना। तो कोई तो जुर्म इन्होंने भी किया ना, फिर इनको सज़ा मिलनी चाहिए इस बात की। तो बुनियादी बात यह है कि तमाशा बना के रख दिया है। ये एक नौकरी कर रहे हैं, जब इनको कहा जाता है केस बना दो, ये बना देते हैं। जब इनसे कहा जाता है नहीं अब हमारी डील हो गई, अब केस ख़त्म कर दो, तो ख़त्म कर देते हैं। इनकी डोरियाँ हिलाई जाती हैं वहाँ से जहाँ से इनको ऑर्डर आता है केस बनाने का, ये केस बनाते हैं। जब इनको ऑर्डर आता है केस बंद करने का, केस बंद कर देते हैं। तो शर्म आनी चाहिए और अपने आप से सवाल करना चाहिए कि आप हलाल के पैसे खा रहे हैं या हराम अपने बच्चों को खिला रहे हैं। केस बनाते हुए कोई तो ज़मीर जागता होगा कि भाई हम कर क्या रहे हैं। उधर गाड़ियां जो हैं वो धड़ाधड़ ली जा रही हैं। अब चेयरमैन सेनेट की जो गाड़ी है उस पर ये वजाहत जारी की गई है कि जी ये गाड़ी तब्दीली मंसूबे के तहत गाड़ी तब्दील की गई है। ये एक मंसूबा है जी, गाड़ी तब्दीली मंसूबा। अब चेयरमैन सेनेट को नई गाड़ी देना, चेयरमैन कायमा कमेटियों को नई गाड़ियाँ, डिप्टी चेयरमैन सेनेट और दीगर की गाड़ियाँ तब्दील करना, ये सारी गाड़ियाँ इस मंसूबे के तहत हो रही हैं कि गाड़ियाँ तब्दीली मंसूबा जो है ना उसके तहत ये हो रहा है। तो भाई जिसके तहत भी हो रहा हो, पैसे तो आवाम के जा रहे हैं ना। ये कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने दी है कि जी ये गाड़ियाँ तब्दील करने का एक गवर्नमेंट का प्लान है, उस प्लान के तहत हो रही हैं। भले प्लान के तहत हो रही हूँ, आवाम के पैसे तो जा रहे हैं। अब चेयरमैन सेनेट से कोई पूछे कि आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है इस पाकिस्तान के लिए बतौर चेयरमैन सेनेट, क्या आपने कोई कानून साजी ऐसी कर दी है जिसका आवाम को बड़ा फ़ायदा हुआ है? क्या आपका कौम पर एहसान है जिसके लिए कौम आपको अपनी जेब काट के अपने बच्चों को स्कूल ना भेजे, अपनी जेब काटे और आपको नई गाड़ी लेके दे? क्यों भाई, कौन सा एहसान आपने इस कौम के ऊपर किया है? क्यों हम अपनी जेब से पैसे लेकर आपको गाड़ियाँ दें? मैं अपनी गाड़ी तब्दील नहीं कर सकता, मैं अपने गाड़ी अपग्रेड करना चाहता हूँ, नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको करवा के दे रहा हूँ अपनी जेब से पैसे। क्यों भाई? यहाँ पर कितने लोग हैं जो बेचारे अपनी मोटरसाइकिलों में पेट्रोल नहीं डलवा सकते, या मोटरसाइकिल तब्दील करके नए मॉडल की लेना चाहते हैं तो नहीं ले सकते, जेब इजाज़त नहीं देती, लेकिन वो आपका पेट भर रहे हैं, आपको गाड़ी तब्दील करा के दे रहे हैं। क्यों भाई? आप गरीब हैं और आप कौन सा एहसान कर रहे हैं इस आवाम के गरीब आदमी के ऊपर कि जो वो अपनी जेब से अपना पेट काट के आपको गाड़ी लेकर दे? तो टाइम आ गया है कि इन पॉलिसियों को रिव्यू की जाए और ये अवाम दुश्मन जो पॉलिसियाँ बनाई गई हैं ना, गाड़ी तब्दीली मंसूबा और ये मंसूबा और वो मंसूबा, ये सब बंद किए जाएँ ड्रामे कि जी गाड़ी तब्दीली मंसूबे के तहत तब्दील हुई है। क्यों भाई, क्यों गरीब आदमी पैसे दे आपकी गाड़ियाँ तब्दील करने के लिए? आप यही तमाशा करने के लिए हुकूमत में आते हैं कि जब जाओगे नई गाड़ियाँ ले लोगे, जी मुझे चेयरमैन सेनेट बना दो, मुझे नई गाड़ी मिल जाएगी। क्यों भाई, गरीब आदमी हो, जाओ अपने घर से गाड़ी तब्दील करो जाके। तमाशा बनाया हुआ है इस कौम के लिए, और ये इस बेचारी कौम के पास एक एक रोटी के पैसे नहीं है, और ये लोगों की किसी को गाड़ियाँ ख़रीद के दे रहे हैं और किसी को जहाज़ ख़रीद के दे रहे हैं और बोलते भी नहीं है। यानी आप ये देखें ना, ये जो कौम है, गरीब कौम, ये 11 अरब रुपए का इसने अपनी चीफ मिनिस्टर को जहाज़ ख़रीद के दे दिया। इसी कौम ने अपने चेयरमैन सेनेट को एक 12 करोड़ की गाड़ी ख़रीद के दे दी है, और भी दसियों गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं, जजेस के लिए ख़रीदी जा रही हैं। क्यों भाई, जजेस ने कौन सी खिदमत कर दी है इस कौम की? तबाह कर दिया, अदलिया का निज़ाम 140वें नंबर पर ले गए हैं। बात लंबी हो गई, लेकिन क्या करें, दिल दुखता है इस तरह की हरकतों पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।